नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हुए हैं कि इस पर सही में एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म बन सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीन पार्टीज के कोलेशन से बनी ये सरकार अब गिर चुकी है। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है एज द चीफ मिनिस्टर। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एक और शिवसेना के ही पॉलिटिशियन, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और कई शिवसेना एमएलएस ने साथ में मिलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ रेबेल किया, अपनी पुरानी अलायंस वाली सरकार को गिराया और नई अलायंस के साथ एक नई सरकार बनाई। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि एकनाथ ने उद्धव ठाकरे को बैक स्टैब किया है सत्ता के लालच में, ग्रीड ऑफ पावर के नाम पर। कुछ कहते हैं कि यहां पर बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके करोड़ों में इन एमएलएस को खरीदा। और तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर आइडियोलॉजिकल लड़ाई है ये। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व वाली विचारधारा से दूर होते जा रहे थे और एकनाथ शिंदे पार्टी को वापस उस आइडियोलॉजी पर लाना चाहते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये तीनों के तीनों कारण सच हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं ये कैसे हुआ, स्पेशली शिवसेना की विचारधारा पर फोकस करते हुए इसका इतिहास समझते हैं। It looks like it's 2019 all over again in Maharashtra. Eknath Shinde. Get used to hearing that name. Eknath Shinde. Eknath Shinde. Eknath Shinde, who has now turned rebel. Shiv Sena is not born for power, power is born for Shiv Sena. आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. Make sense of this for our viewers. Devendra ji was walking the path of the sacrifice. एकनाथ संभाजी शिंदे, देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. दोस्तों, क्या है असली शिवसेना, बाला साहेब की शिवसेना और असली हिंदुत्व? इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरी क्राइसिस में, तो इन चीजों को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना पड़ेगा। शिवसेना की स्थापना करी गई थी बाला साहेब ठाकरे के द्वारा, लेकिन हमारी कहानी एक्चुअली में उनसे भी पहले शुरू होती है, उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से। केशव सीताराम ठाकरे एक जाने माने इंडियन सोशल रिफॉर्मर जिनका जन्म हुआ था साल 1885 में, उसी साल जिस साल कांग्रेस पार्टी की भी स्थापना करी गई थी। ये महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों से काफी इंस्पायर्ड थे। साथ ही साथ ये हिंदू धर्म में भी बहुत मानते थे। एक और सोशल रिफॉर्मर गजानन भास्कर वैद्य के साथ मिलकर साल 1918 में इन दोनों ने स्थापना करी हिंदू मिशनरी सोसाइटी की। इसका पर्पस था हिंदूज को वापस रिकन्वर्ट करना जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। बेसिकली देखा जाए तो घर वापसी का ओरिजिनल वर्जन। लेकिन फर्क ये था कि उस वक्त के जो कंजर्वेटिव हिंदू लोग थे वो इस चीज को अपोज करते थे। वो ये कहते थे कि अगर वापस आप लोग इन लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करोगे तो ये कौन सी कास्ट में फिट बैठेंगे। और केशव सीताराम ठाकरे एक्चुअली में कास्टिज्म के सख्त अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि ब्राह्मण प्रीस्टहुड की वजह से हिंदू यूनिटी में डिक्लाइन आया है। ये आर्य समाज की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। साल 1920 गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान करते हैं। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, 16 साल के लाल बहादुर शास्त्री और 13 साल के भगत सिंह, हर कोई इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इसी साल केशव एक मैगजीन की शुरुआत करते हैं प्रबोधन नाम से। प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटनमेंट। पहला इशू इनका रिलीज होता है साल 1921 में और अपनी पब्लिकेशन की एक कोर प्रिंसिपल्स बताते हैं क्या है। ये कहते हैं कि हिंदू मॉरल्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में फंसकर रह गए। आज के दिन हमें एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड बनाने के लिए अपने बीच सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर देना चाहिए। हमें अपने हिंदुत्व को बचाना होगा, अपने आत्म राज्य को। ये हिंदुत्व शब्द बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल सावरकर से पहले किया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे पहला इस्तेमाल था इस शब्द का। हिंदुत्व शब्द को पहली बार कॉइन किया गया था चंद्रनाथ बासु के द्वारा 1892 में। लेकिन हम साल 1921 पर वापस आए तो ये वही साल था जब सावरकर की मर्सी पिटिशंस को फाइनली ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने लग चुका था। सावरकर और उनके भाई को अब रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये वही जेल थी जहां पर सावरकर ने अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखी साल 1922 में। यहां पर इन्होंने बताया कि हिंदुत्व हिंदुइज्म से कितना अलग है और इसका धर्म और रिचुअल से कुछ लेना देना नहीं। सावरकर अपनी किताब में बात करते हैं एक यूनिटेरियन नेशन की। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि एक देश में एक भगवान और एक भाषा होनी चाहिए, वन गॉड वन लैंग्वेज। और जैसा मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, ये एडोल्फ हिटलर के एक बहुत बड़े फैन बॉय थे। बड़े साफ शब्दों में नाजिज्म की तारीफ करते हैं और वहीं
से ही प्रभावित होकर इनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व एक कम्युनल रेसिस्ट फिलॉसफी बन जाती है। ये कहते हैं कि एक हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि इंडिया है। इसके अकॉर्डिंग जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स और हिंदूज तो इंक्लूडेड है, लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड किया जाता है। दूसरी तरफ केशव सीताराम ठाकरे की बात करें तो उन्होंने कभी कोई नफरत नहीं दिखाई मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ। वो भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते थे, हिंदू यूनिटी बनाना चाहते थे, हिंदू रिवाइवल चाहते थे, लेकिन बिना किसी रेसिज्म और नफरत के। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनकी मैगजीन प्रबोधन और पॉपुलर होने लगी। लोग इन्हें प्रबोधंकर करके पुकारने लगे, यानी वो इंसान जो इनलाइटन करता है और लोगों को। 1921 में केशव ने स्वाध्याय आश्रम की भी शुरुआत करी, एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल इश्यूज के बारे में लोगों को जागरूक करती है। औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने रेगुलरली विडो रीमैरिजेस ऑर्गेनाइज करवाए। ये ऐसे फेस्टिवल्स की पब्लिक सेलिब्रेशन को प्रमोट करते थे जो फीमेल भगवानों पर फोकस थी, जैसे कि नवरात्रि। एक और सिमिलर इंसिडेंट में इन्होंने एक शादी वाली जगह पर आग लगा दी थी, जब इन्होंने देखा कि वहां पर एक जबरदस्ती 12 साल की लड़की को एक 65 साल के आदमी से शादी कराई जा रही थी। तो ये चाइल्ड मैरिजेस के भी सख्त खिलाफ थे। केशव सीताराम ठाकरे की विचारधारा इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड थी। जब भी इन्हें पता चलता कहीं पर डाउरी का केस होने लग रहा है तो ये 500 लोगों के साथ आते, वहां पर शादी करने वाले लोगों की बेइज्जती करते और मजबूर करते कि जो डाउरी दी गई है उसे लौटा दिया जाए। ट्रेडिशनली दोस्तों ये सीकेपी कास्ट से बिलोंग करते थे, चंद्रसेनी कास्ट थे प्रभु। तो बचपन में जब ये खाना लेने किसी पब्लिक फंक्शन में जाते, इन्हें सेपरेट लाइन में खड़ा होना पड़ता। पानी पीने के लिए भी इनके पानी को ग्लास में बहुत दूर करके डाला जाता। यही रीजन था कि जब इन्होंने महात्मा फूले के काम को पढ़ा तो उनसे काफी इंस्पायर्ड फील हुए, और इन्हीं कारणों की वजह से ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के भी काफी करीब आ गए। साल 1926 में मुंबई में दादर में एक बड़ा गणपति फेस्टिवल होने वाला था। इस त्योहार के लिए अलग अलग कास्ट के लोगों ने डोनेशंस दी थी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो ब्राह्मण से डोमिनेटेड थी। तो अंबेडकर, केशव सीताराम ठाकरे और एक और सोशल रिफॉर्मर राव बहादुर एसके भोले साथ में मिलकर गए कुछ 100 लोगों के ग्रुप के साथ। इन्होंने अपील करी ब्राह्मण से कि कोई लोअर कास्ट हिंदू को भी यहाँ पर इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में होने दो। काफी आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो मान गए, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अनाउंस किया कि इसके बाद ये गणेश का त्योहार कभी भी दादर में फिर से नहीं मनाया जाएगा। इसके काउंटर में केशव ने अपनी खुद सेलिब्रेशन शुरू कर दी। इनका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर नवरात्रि उत्सव हर घर में मनाया जाता था, हर किले पर मनाया जाता था। माँ भवानी सबको एक्सेस के लिए अलाउ करती है, तो यहाँ पर कास्ट को क्या देखना। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए त्योहारों में हजारों की भीड़ आती थी, इंक्लूडिंग वो लोग जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, और सब मिलकर इन त्योहारों को मनाते थे। इसी बीच इन्होंने कई दर्जनों युवाओं की एक्चुअली में इंटरकास्ट मैरिजेस करवाने में भी मदद करी। अब इन चीजों को अगर एक बार फिर से सावरकर से कंपेयर करें, क्योंकि वो भी अपने हिंदुत्व को सामने लेकर आए थे। आज के दिन कुछ लोग क्लेम जरूर करते हैं कि सावरकर कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, लेकिन उन दिनों अगर उनके काम देखोगे तो ये चीज सही में क्वेश्चनेबल है। साल 1923 में सावरकर ने कास्टिज्म को डिफेंड किया हिंदू सोसाइटी में, ये कहते हुए कि ये नेचुरल कंपोनेंट है जो एसेंशियल है एक देश को बनाने के लिए। 1939 में इन्होंने हिंदूज को अश्योर किया कि हिंदू महासभा किसी भी तरीके के कंपल्सरी लेजिस्लेचर को सपोर्ट नहीं करेगी जो कहता हो कि अनटचेबल्स को मंदिरों में जाना अलाउड हो। साथ ही साथ इन्होंने मनुस्मृति को एक फंडामेंटल हिंदू लॉ बताया। इसके कॉन्ट्रास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने एक्चुअली में मनुस्मृति की कॉपीज पर आग लगाई। केशव सीताराम ठाकरे का कहना था मनुस्मृति हिंदुओं के गर्दन पर लगी एक रस्सी है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि केशव एक्चुअली में छत्रपति शाहू महाराज के भी काफी करीब थे, जो कि एक्चुअली में डिसेंडेंट थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। क्या आप जानते हैं साल 1902 में 28 साल के छत्रपति शाहू महाराज ने एक बड़ा ही रेडिकल डिसीजन लिया था 50% पोस्ट रिजर्व करने का बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और यह आजादी से पहले था, कई साल पहले था। अब इन सब सोशल इश्यूज के अलावा यहाँ पर इशू उठता है मराठी लोगों का। साल 1922 में केशव ने कहा कि एक्चुअली में मराठी लोग अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत से माइग्रेंट्स दूसरी स्टेट से आ रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट की क्रिएशन हुई। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी कन्विंस कर दिया था कि दलित लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और महाराष्ट्र स्टेट की डिमांड करें। तो यहीं से ही दोस्तों हमें देखने को मिलती है वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जिन पर शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी आधारित है। पहला हिंदुत्व, दूसरा मराठी लोगों का वेलफेयर, और तीसरा छत्रपति शिवाजी
जिनके नाम पर शिवसेना का नाम रखा गया है। केशव का हिंदुत्व एक्चुअली में राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले और स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदुइज्म से काफी सिमिलर था, और जैसा मैंने आपको बताया सावरकर के हिंदुत्व से काफी अलग था। अब यहां पर एंट्री होती है हमारी कहानी में दोस्तों बाल ठाकरे की। केशव के बेटे बाल ठाकरे जो उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ कार्टूनिस्ट। ये कार्टून्स बनाते थे इंग्लिश लैंग्वेज डेली फ्री प्रेस जर्नल के लिए और मराठी डेली नवशक्ति के लिए। साल 1960 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल वीकली बनाई मार्मिक नाम से। ये नाम एक्चुअली में इनके पिता ने ही सजेस्ट किया था। इस मैगजीन में एक थीम थी जो बार बार देखने को मिलती थी कि मराठी मानुष एक्चुअली में काफी ओप्रेस्ड, काफी अत्याचार सहना पड़ता है मराठी लोगों को। सरकारी नौकरियां वो खो रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स खोने लग रहे हैं और क्लरिकल जॉब्स भी साउथ इंडियंस के पास जाने लग रही है, जिन्हें ये आउटसाइडर्स करके पुकारते थे। कई महाराष्ट्रियंस ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेन की, मैगजीन को लेटर लिखा कि बहुत ही गलत हुआ है। और इस मैगजीन के कॉलम में जिसका टाइटल था वाचा आड़ी ठंडा बसा, मतलब हुआ रीड एंड कीप कूल, इन्होंने नाम पब्लिश किए उन नॉन मराठीज के जो टॉप पोजीशंस पर काम कर रहे थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मुंबई में। कभी इन्हें लुंगी वाला करके पुकारा गया तो कभी इन्हें मद्रासी कहा गया। कहा कि ये स्लम्स में रहते हैं और इनकी वजह से क्राइम बढ़ने लग रहा है शहर में। 1966 तक ये मैगजीन बहुत पॉपुलर हो गई थी, 40,000 से ज्यादा लोग इसे पढ़ते थे। केशव का ही आइडिया था ये कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो मराठी लोगों के राइट्स के लिए फाइट करे। इन्होंने इस पार्टी का नाम चुना शिवसेना और 19 जून 1966 ऑफिशियली शिवसेना की फाउंडेशन करी गई। अक्टूबर 1966 में जो इनकी इनॉग्रल रैली हुई थी उसमें ही कम से कम 1 लाख लोग आए थे। केशव सीताराम ठाकरे वन ऑफ द स्पीकर्स थे और आखिरी स्पीकर थे बाल ठाकरे। लेकिन देखते ही देखते शिवसेना एक विजिलेंटी ग्रुप बन गई। शिव सैनिक्स अक्सर वायलेंस का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि फरवरी 1969 में एक महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा था। तब के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो मुंबई आए हुए थे। शिवसेना के वर्कर्स ने उनकी गाड़ी रोकी, उनकी विंडशील्ड को तोड़ा और ढेर सारे बसों पर आग लगाई गई। कम से कम 60 लोग मारे गए इस इंसिडेंट में पुलिस फायरिंग की वजह से। साल 1973 में केशव सीताराम ठाकरे का देहांत हुआ, लेकिन इससे कुछ साल पहले ही शिवसेना ने कम्युनिज्म की तरफ एक मोड़ ले लिया था। 1970 में एक मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन था भिवांडी करके, मुंबई के आउटस्कर्ट्स। इस जगह पर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में टेंशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई थी। इसके बावजूद शिवसेना ने डिसाइड किया यहाँ से एक शिवाजी जयंती प्रोसेशन निकाली जाए। इसकी वजह से दंगे हो गए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में और 250 से ज्यादा लोग मारे गए। लेट 1980s तक आते आते शिवसेना ने केशव ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़कर सावरकर के हिंदुत्व की तरफ एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। बाल ठाकरे ने एक टाइम पर मुस्लिम्स को कैंसर से कंपेयर किया और कहा कि हिंदूज को साथ में आकर इस्लाम को घुटनों पर लाना होगा। 1989 में शिवसेना ने अपने एक डेली अखबार सामना को लॉन्च किया और तब से लेकर आज तक ये पॉलिटिकल पार्टी की वॉइस रहा है। 90s के दशक में शिवसेना को अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है 92-93 के हिंदू मुस्लिम राइट्स मुंबई में। श्री कृष्णा कमीशन जो बनाया गया था, उन्होंने इंक्वायरी के बाद कहा कि एक्चुअली में सेना रिस्पॉन्सिबल है हिंदू मुस्लिम दंगों के पीछे, जहां पर 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2 बार 1991 और 1999 में शिव सैनिक्स ने जबरदस्ती इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस को कैंसिल कराया मुंबई और दिल्ली में पिचेस को डैमेज करके। 2010 में जब शाहरुख खान की फिल्में चल रही थी सिनेमा हॉल में तो उनकी स्क्रीनिंग्स पर जाकर हमला किया, क्योंकि शाहरुख खान ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के सपोर्ट में कहा था कि वो इंडियन प्रीमियर लीग को ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीएल में आ सकते हैं खेलने। गुलाम अली, मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स के बड़े फैन बेसेस हैं इंडिया में। और आर्ट और कल्चर तो वैसे भी एक ऐसी चीज रही है जो भाईचारे को प्रमोट करती है। लेकिन 2015 में पाकिस्तानी गजल सिंगर गुलाम अली को अपने कॉन्सर्ट्स को कैंसिल करना पड़ा था मुंबई और पुणे में, जब शिवसेना ने कहा कि वहां पर वायलेंस कर देंगे। 90s में शिवसेना ने कैंपेन लॉन्च करी थी कि बॉम्बे शहर को रीनेम करके हम मुंबई कर देंगे। शहर को ऑफिशियली 1995 में रीनेम भी कर दिया गया था। और 2008 में जब कोई साइन बोर्ड ऐसे दिखे 2 इंस्टीट्यूशंस में जो पुराने नाम को इस्तेमाल कर रहे थे, तो शिव सैनिक्स ने जाकर उन्हें वैंडलाइज कर दिया। मतलब उन इंस्टीट्यूशंस के नाम में ही खुद बॉम्बे था, जैसे कि बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। ये वही बात हो गई जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट आज के दिन भी बॉम्बे हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट नहीं। 90s और अर्ली 2000s में आपको ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर दंगे हुए, वायलेंस हुआ, लोगों को धमकाया गया, जिसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिवसेना के वर्कर्स का हाथ था। अब ये
सब सुनकर कोई हैरानी की बात नहीं है अगर मैं आपसे कहूं कि बाल ठाकरे भी एडोल्फ हिटलर के एक बड़े फैन बॉय थे। एशिया वीक को कोट करते हुए उन्होंने कहा था, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिटलर एंड आई एम नॉट ashamed to say so. I do not say that I agree with all the methods that he employed, but he was a wonderful organizer and orator. And I feel that he and I have several things in common. बाल ठाकरे की राय में इंडिया को एक ऐसे डिक्टेटर की जरूरत थी जो बेनेवोलेंटली काम कर सके। केशव सीताराम ठाकरे और सावरकर के बीच में कुछ बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतना डिसएग्री करते थे आइडियोलॉजिकली कि दोनों कभी साथ में एक दूसरे के चल ही नहीं सके। लेकिन बाल ठाकरे जरूर सावरकर को एडमायर करते थे। सिमिलरली केशव की गांधी जी के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट्स थी कई अलग अलग इश्यूज पे, लेकिन केशव जी गांधी जी को बहुत एडमायर करते थे। उन्होंने नथुराम गोडसे की मराठी मैगजीन में लिखने से मना कर दिया था क्योंकि गोडसे कहता था कि वो गांधी को मिस्टर गांधी करके बुलाएगा, महात्मा गांधी करके नहीं बुलाएंगे। लेकिन साल 1991 में बाल ठाकरे एक ऐसे बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करते दिखे पुणे में एक इलेक्शन रैली में, जिसने कहा कि नथुराम गोडसे ने जो किया वो एक मैटर ऑफ प्राइड था, कोई शेम की बात नहीं थी। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है देखनी दोस्तों कि बाल ठाकरे ने केशव ठाकरे की तरह उन्हीं 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व, मराठी लोग और शिवाजी। लेकिन इन 3 शब्दों से जो उनकी विचारधारा बनी वो केशव ठाकरे की बिल्कुल उल्टी थी। केशव ठाकरे का जो मराठी लोगों के लिए कंसर्न था कि वो अपनी नौकरियां खो रहे हैं, ये नेसेसरली कोई नैरो माइंडेड चीज नहीं है, इसे एक फेडरलिज्म का ट्रेट कंसिडर किया जा सकता है। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में ऐसी भी रिस्ट्रिक्शंस है कि बाकी स्टेट्स के लोग उस स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो उनका मानना था कि यहाँ पर जॉब्स में भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। लेकिन जब बाल ठाकरे ने इसी विचारधारा को इस्तेमाल किया, वो इसे एक जेनोफोबिया के हद तक ले गए। यूपी और बिहार से जो लोग आ रहे थे उनके खिलाफ वायलेंस देखा जाना, साउथ इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म, नेशनल यूनिटी में ये कहीं ना कहीं दरारें पैदा करता है। तो ओवरऑल शिवसेना की इमेज एक फार राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की हो चुकी थी, कम्युनल, जिंगोइस्टिक, रीजनलिस्ट, डिक्टेटोरियल, और उस जमाने में अर्ली 2000s में इसे बीजेपी से भी ज्यादा राइट विंग कंसीडर किया जाता था। ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी पार्टी थी वो एक सेंटर राइट विंग की कैटेगरी में आएगी। हालांकि शिवसेना महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ एक बार पावर में आई थी 1995 से लेकर 1999 तक बीजेपी के सपोर्ट के साथ, लेकिन बाल ठाकरे खुद कभी किसी पावर की पोजीशन में नहीं रहे, किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र स्टेट पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, स्पेशली बीएमसी इलेक्शंस में। बाल ठाकरे का देहांत होता है साल 2012 में जाकर, और अपनी पार्टी की लीडरशिप वो पास ऑन कर देते हैं अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। शिवसेना एक ऑल टाइम एलाय है बीजेपी की, सपोर्ट करती है बीजेपी को। और फिर आते हैं हम साल 2019 पर। 2019 में महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस होनी है। बीजेपी और शिवसेना साथ में एलाइज है। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद शिवसेना बहुत नाराज है बीजेपी से। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें कई बार बिट्रे किया है, बहुत बार धोखा दिया, और जो भी प्रॉमिस किया था उनसे उसे कीप अप नहीं किया। कहा जाता है कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 2.5 साल के लिए शिवसेना के चीफ मिनिस्टर रहेंगे महाराष्ट्र में, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद वो इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे थे। फिर शिवसेना जाकर अलायंस बना लेती है एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ। महाविकास आघाड़ी सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। करीब 2 साल तक चीजें नॉर्मली चलती हैं, लेकिन पीछे ही पीछे एक बड़ी रिवोल्ट हो रही है। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे कई रेबल एमएलएस के साथ मिलकर अचानक से गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। करीब 8 दिन तक ये गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में समय बिताते हैं, जिस बीच एक एक करके और एमएलएस को कन्विंस किया जाता है कि वो इस साइड शिफ्ट हो, उद्धव ठाकरे की साइड छोड़े। इस बीच कहा जाता है कि करीब 70 लाख रुपए का बिल आया है इन एमएलएस का सिर्फ इस होटल में रुकने का। और याद रखिए ये वो समय था जब आसाम में फ्लड्स चल रहे थे। फिर ये बाहर निकलते हैं, बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं और एक नई सरकार बनाते हैं। बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है और एकनाथ शिंदे बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। अब क्योंकि यहां पर जो शिंदे के सपोर्ट में एमएलएज हैं, जो शिवसेना के रेबल एमएलएज हैं, वो 2/3 से ज्यादा है जितनी शिवसेना की असेंबली में सीट्स हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर काम नहीं करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है इसी तरीके की डिफेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अगर 2/3 से ज्यादा एमएलएस डिफेक्ट करते हैं तो ये एक एक्सेप्शन हो जाती है इस रूल की। अब ये क्लेम करते हैं कि एक्चुअली में ये असली शिवसेना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की विचारधारा को बरकरार नहीं रखे। असल में बात क्या है दोस्तों, उद्धव ठाकरे की विचारधारा अपने दादा केशव सीताराम ठाकरे की तरह ज्यादा निकली और अपने पिता बाल ठाकरे की तरह कम। 2014 में ही उन्होंने कहा था कि
मुस्लिम्स के खिलाफ उनका इतना कुछ नहीं है। शिवसेना सिर्फ एंटी नेशनल मुस्लिम्स को अपोज करती है और जो मुस्लिम्स इंडिया को अपना मदरलैंड मानते हैं और खुशी खुशी रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। समय के साथ साथ शिवसेना का स्टांस धीरे धीरे और सॉफ्टन होता गया था। 2017 की बीएमसी इलेक्शंस में शिवसेना ने कई मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी फील्ड किया था और उनमें से 2 जीत भी गए थे। ये बात सच है कि 2019 में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि शिवसेना ने फाइनली अलाइन करना शुरू कर दिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की विचारधारा हमेशा से ही केशव ठाकरे से ज्यादा मिलती रही थी। इसी साल मई में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी यही चीज दोहराई थी कि इनके लिए हिंदुत्व शब्द का मतलब नफरत फैलाना नहीं है बल्कि लोगों को साथ में लेकर चलना है। आदित्य ठाकरे एक्चुअली में अपने परिवार के पहले हैं जिन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करी और वो जीते भी एक बड़े मार्जिन से। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज दी गई। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हर जनरेशन की अलग अलग नीड होती है और समय के साथ हर किसी को बदलना होता है। ये बात करते हैं सोसाइटियल डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने की रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर। हीच ती वेळ आहे, सगळे भेदभाव भाषेचे असतील, धर्माचे असतील, जातीपातीचे असतील, सगळे भेदभाव दूर करून, सामाजिक भेदभाव दूर करून एकत्र येऊन महाराष्ट्र घडवायची तुम्ही तयार आहात का? तुम्ही तयार आहात का? और 2019 में इन्होंने ये भी कहा था कि इनकी पार्टी विश्वास नहीं रखती लोगों को एंटी नेशनल बुलाने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार पर सवाल उठाए। शिवसेना में एक बार फिर से विचारधारा का शिफ्ट देखने को मिला है। एक समय पर जहां पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशंस में शिवसेना वर्कर्स हमला किया करते थे कपल्स पर, आदित्य ठाकरे ने प्रपोजल दिया था 2015 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फडणवीस को कि नाइट क्लब्स को ज्यादा देर तक खोला जाए। इन्होंने COP26 भी अटेंड करी थी क्लाइमेट चेंज की ग्लासगो में और महाराष्ट्र को एक अवार्ड भी मिला था इस समिट में। इन्हीं सब कारणों की वजह से शिवसेना को ज्यादा एक्सेप्टेंस देखने को मिली वोटर्स के अलग अलग सेक्शंस में। उद्धव ठाकरे की बहुत तारीफ करी गई कोविड के समय में कि किस तरीके से उन्होंने कोविड को मैनेज किया था अपनी स्टेट में, और कम्युनलिज्म को लेकर भी आयरॉनिकली, क्योंकि एक समय होता था जब शिवसेना को ब्लेम किया जाता था कम्युनल राइट्स के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे के पिछले 2 साल के टेन्योर में कोई कम्युनल राइट्स नहीं देखने को मिले महाराष्ट्र में। एक इनफेमस इंसिडेंट जो उनके टाइम पर हुआ था, पालघर इंसिडेंट, जहां पर 2 साधुओं को और एक ड्राइवर को लिंच किया गया था एक मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा, इस सस्पिशन पर कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसको लेकर मीडिया ने बहुत हल्ला मचाया था। अर्नब गोस्वामी जैसे रिपोर्टर्स और कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस ने इससे एक कम्युनल स्पिन देने की कोशिश करी थी कि देखो हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। लेकिन होम मिनिस्टर ने रिवील किया था कि 110 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया था उनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं था और इस पूरे इंसिडेंट में कोई कम्युनल एंगल था ही नहीं, लेकिन फिर भी इसे कम्युनल बनाने की कोशिश करी गई। तो अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये ठाकरे परिवार का अंत है? अब से क्या शिवसेना का मतलब सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है? अगर ऐसा है तो किस विचारधारा को फॉलो करेगी शिवसेना? बाल ठाकरे और सावरकर का हिंदुत्व या फिर केशव सीताराम ठाकरे का हिंदुत्व? सवाल यह भी है क्या ये पार्टी 2 में स्प्लिट हो जाएगी? अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर काफी लड़ाई लड़ी जाएगी। बीएमसी के इलेक्शंस इसी साल 2022 में ही है और 2 साल बाद स्टेट इलेक्शंस भी है 2024 में, तो जल्द ही हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी आवाज थोड़ी खराब थी इस बारी क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है, लेकिन होपफुली आपने माइंड नहीं किया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।